वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। फिर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे मशरिक़ वुस्ता में जंग बंदी के बावजूद कशीदगी कम होने के बजाय एक नए मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने 4 मरतबा एक जहाज़ को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे उन्होंने नाकाबिले कबूल करार दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका फ़ौजी कार्रवाई मुकम्मल करेगा। ट्रंप के इस बयान को एक बार फिर ईरान के लिए सख्त पैगाम करार दिया जा रहा है। साथ ही साथ दूसरी जानिब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि इजराइल का लुबनान से मुकम्मल इनखला और वहाँ हमलों का खात्मा अमेरिका के साथ होने वाले अबूरी मुआहदे का लाजमी हिस्सा है। उनके मुताबिक खित्ते में पायदार अमन उसी सूरत में मुमकिन है जब मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद किया जाए। उधर लुबनान में भी सूरत हाल पेचीदा होती जा रही है, जहां हिजबुल्लाह ने लुबनान इजराइल मुआहदे को मुस्तरद करते हुए उसे नाकाबिले कबूल करार दिया है, जिससे जंग बंदी के मुस्तकबिल पर मजीद सवालात उठने लगे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि जंग बंदी के बावजूद अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी इल्ज़ामात, धमकियां और मुमकिन फौजी कार्रवाई के इशारे क्या इस जंग बंदी को खतरे में डाल सकते हैं? क्या लुबनान का महाज एक बार फिर खित्ते को नई जंग की तरफ धकेल सकता है? और क्या सफारतकारी इस बढ़ती हुई कशीदगी को रोकने में कामयाब हो सकेगी? इन्हीं तमाम सवालात के जायज़े जो हैं वो लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब साजिद तारड़ साहब, साथ ही साथ हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब मौजूद हैं और डॉक्टर मुनव्वर हुसैन भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों मेहमानों की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जनरल साहब, आई बिगिन द प्रोग्राम विद यू। एक तो ये कि दोनों साइडें जो हैं वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, मुआहदे की पासदारी जो है वो दूसरी साइड नहीं कर रही। टू क्वेश्चंस, एक तो ये कि आप क्या समझते हैं कि मुआहदे की पासदारी इस वक्त कहाँ से जो है वो नहीं हो रही, कौन इसको ब्रीच कर रहा है? दूसरा, क्या ये हमला जो है वो एक दफ़ा फिर जंग बंदी के जो बादल हैं उसको जो है जंग बंदी के बादल जो है मंडलाने लग गए हैं कि एक दफ़ा फिर से जंग जो है शुरू हो सकती है जंग बंदी के बाद? आप किस तरह देख रहे हैं इसको? जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा फॉर हैविंग मी एट योर शो, और तमाम पार्टिसिपेंट्स को मेरा सलाम। देखिए, इस वक्त प्रॉब्लम ये आ रहा है कि दोनों इंटरप्रिटेशन जो कर रहे हैं मुआहदे की, वो अपने अपने मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं, या जो उनको सूट करता है, मोस्टली फॉर द डोमेस्टिक ऑडियंस, और उनसे बढ़कर जो हार्ड लाइनर्स हैं बैक होम। और इस वक्त वो कहते हैं ना, खींचा तानी है कि व्हाट मैक्सिमम बेनिफिट वी कैन एक्रू फ्रॉम द प्रेजेंट सिचुएशन, स्पेशली ये जो 60 डेज हैं। अगर हम मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तरफ देखें या उसकी थोड़ी सी जो वीकन करती है, तो अगर हम पहली शिक में जाएं तो जो सॉवरेनिटी की बात हो रही है, तो लेबनान की सॉवरेनिटी इंक्लूडिंग लेबनान सॉवरेनिटी, जी, तो वेस्ट बैंक में इजरायलीज मौजूद हैं, बड़ा बिल्कुल। वीक सा वहाँ पे भी एक सीज फायर हुआ है, और उसके बाद इंसिडेंट भी होते रहे इस मुआहदे के साइनिंग के बाद वहाँ पे, तो वहाँ पे रेन नहीं हो सका है। ईरान ने पूरी कोशिश की है कि जो अपना मैक्सिमम वो प्रेशर है वो बिल्ड कर सके हुर्मुज़ के पास। हुर्मुज़ का थोड़ा सा बैकग्राउंड, यहाँ बहुत हुर्मुज़ को डिस्कस कर रहे हैं डॉक्टर साहब। हुर्मुज़ जो है वो 20-25 साल से ईरानियन कार्ड्स के ऊपर तो था। ईरान के अंदर भी ऐसे कुछ लोग थे जो ये समझते थे कि वो ये हमने हुर्मुज़ का इस तरह यूज किया स्ट्रेटजी में, वी विल सीक वॉर। न्यूक्लियर का भी उनको था कि अगर न्यूक्लियर हम ज्यादा एनरिचमेंट करेंगे, देयर वर पीपल नॉट ऑल बट देयर वर पीपल, वो कहते थे जी वॉर आ जाएगी। अब वॉर हो गई है, तो अब वो मैक्सिमम उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो वो रिस्पॉन्सेज तो जनरेट होंगे। देखिए, सेंटकॉम की एप्लीकेशन है यहाँ पे, ईरान जब अगर ड्रोन्स करता है तो सेंटकॉम ने रिस्पॉन्ड करना है। अब उसका हॉरिजेंटल जाता है जवाब, हॉरिजेंटल एक्सपेंशन की शक्ल में रीजनल कंट्रीज के ऊपर भी जाता है। और ये ऐसे ट्रिगर हैं जिनको थर्ड पार्टी जो है, मुझे सबसे ज्यादा फियर ये है कि जो स्पॉइलर है, द चीफ एब्सोल्युटली। स्पॉइलर, वो किसी वक्त एक्सप्लॉइट कर देगा इसको, और अगेन वी विल गो बैक टू एस्केलेशन, और एस्केलेशन के बाद फिर वही सर्कल, वो जो ट्रैप में आप चले जाएंगे, जी, उसी सर्कल में फिर इकोनॉमिक प्रेशर्स, फिर उसी ट्रैप में फिर बातचीत होना। तो हल इस मसले ने है, क्योंकि अमेरिकन आर नॉट इन अ पोजीशन टू पे द कॉस्ट, ईरानियंस आर नॉट इन अ पोजीशन टू पे द कॉस्ट। तो आई थिंक जो एडवांटेजेस पड़ी हुई हैं, जो इंसेंटिव्स पड़ी हुई हैं, उसी के इर्द गिर्द खेलें और सिंसियरिटी लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े, क्योंकि ईरान ने भी उसके बाद एक नए रीजन, नई नई रीसेट में जाना है इन द बिल्कुल। रीजन, इफ दे विश टू। तो दे विल हैव टू क्रिएट कंडीशंस, एनवायरनमेंट बनानी पड़ती है टू परसू योर डिप्लोमेसी। राइट। तार साहब, वेलकम ओवर टू यू। एक तो आपसे भी यही सवाल कि इन योर ओपिनियन
कहाँ से वादा खिलाफी या एमओयू की खिलाफ वर्जी जो है वो हो रही है, और दूसरा कि जिस माहौल में हम इस वक्त बैठे हुए हैं, जहाँ जैसे भी जनरल साहब भी बात कर रहे हैं और ये हमें पता है कि लुबनान एक बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है, वहाँ पे जो है वो जंग बंदी तो हुई है लेकिन हिजबुल्लाह ने उसको कबूल नहीं किया, क्योंकि वो ये इसको जोड़ रहे हैं कि शायद आगे अज़ाइम जो हैं वो इजरायलियों के कब्ज़ा करने की जानिब जो हैं वो जा रहे हैं। सो वो उनके अपने अपने उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह, और साथ साथ ये जो है ये एक चपकलिश भी चल रही है। ऐसे में आपको ये जो सीज़ फायर है, जो एमओयू है, ये आपको सस्टेन करता नज़र आता है, जंग बंदी सस्टेन करती नज़र आती है आपको? तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एमओयू जो है वो सस्टेन करेगा, बल्कि मंडे वाले दिन जो तकनीकी टीमें हैं वो फिर दोबारा इकट्ठी होंगी। अभी सुना जा रहा है कि शायद ईरान मंडे को ना भेजे, लेकिन मेरे ख्याल में आप देखेंगे कि आएंगे। मैं आप जरा बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो इंटरनेशनल जरीदे हैं वॉशिंगटन डीसी के अंदर क्या इस वक्त हो जी। रहा है, क्या माइंडसेट है। इब्राहिम अजीजी ईरान की तरफ से वो कहते हैं कि ये जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं है, ये जंग बंदी की मैनेजमेंट है। जेडी वैंस ने कहा है कि मैसी। बंदूक उठाने की बजाय अगर फोन उठाते तो वो ज्यादा अच्छा होता। हम्म। अब उसके हम्म। आगे चलते हैं। जो मेरे लिए दो चार खबरें ज्यादा तशवीशनाक थी या एक तवज्जो तलब थी, वो थी टाइम ऑफ इजराइल ने कहा है कि सेंटकॉम और पासदरान इनकलाब दोहा में एक दूसरे के साथ दे आर हैंगिंग आउट। हैंगिंग आउट बड़ा कैजुअल सा लफ्ज है। दूसरा दूसरा उसमें यह था कि टाइम ऑफ इसराइल की दूसरी खबर है कि अमेरिका ने हमला किया है। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप साहब मजबूर होके अपना जो काम है वो मुकम्मल कर दें, 10 इरानियन मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर हमला कर दें। ये चीजों को अगर जोड़ा जाए तो मुझे कुछ और चीजें भी डॉक्टर साहब नजर आती हैं। मैं उन दो रेफरेंस देना चाहूंगा। प्लीज। मेरा ख्याल है कि न्यू नॉर्म ये है कि जंग बंदी है लेकिन झड़पें जारी हैं। दूसरा जो मैंने अफगानिस्तान की डिप्लोमेसी से देखा था कि फाइट फाइट टॉक टॉक, आई तो वाज वो गोइंग टू कम हम टू। जी। जी। रहेंगे, हमले भी जारी रहेंगे, मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे। बिल्कुल। और इसमें अगर देखा जाए आज, अगर मेरी मेरी जाती राय में, ईरान आज अग्रेसर नजर आ रहा है। और उसमें दूसरी अर्ज करना चाहूंगा चीज, जॉर्डन ने आज इसको कंडेम किया है। और एक कंट्री जो इज्तनाब कर रहा था इसको कंडेम करने में वो ओमान था। ओमान ने भी आज कंडेम किया है। वॉशिंगटन डीसी के अंदर लोग ये समझते हैं कि जीसीसी कंट्री सब की, वो जिस तरह एक बात के अंदर साड़ी गल हो गई, ये उनकी बात हो चुकी है। सिर्फ जो बचते थे कुवैत और उसके बाद बहरीन बचता था, इनकी बात नहीं हुई थी ईरान के साथ, इसीलिए इनके ऊपर हमले किए गए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक और खबर दी है, वो भी मेरे लिए तवज्जो तलब थी, कि वो कहते हैं कि यहां से अड्डे जो इनका जो एक फिफ्थ फ्लीट का जो था सेंटकॉम का, जी। ये इनको वेस्ट बाउंड मूव करेंगे और यहाँ की चीजें कई इजराइल शिफ्ट की जाएंगी। ये एक नई डेवलपमेंट है। और उसके बाद एक और जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट मैं समझता हूँ, मार्को रूबियो साहब का 3 गल्फ कंट्रीज के अंदर उनका दौरा करना। कुछ लोग आज वॉशिंगटन डीसी में ये भी समझते हैं कि वहां से दबाव आया है, जिसके दबाव के रिटेलिएशन में अमेरिका जो है वो दोबारा हमला करने पे मजबूर है या इसको लेवल पर लेकर आएगा। क्योंकि जीसी उनका सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये था गल्फ कंट्रीज के अंदर जाने का, ताकि जो गल्फ एलाइज हैं उनका इत्मीनान बहाल हो। उनको कहा जाए कि हम आपके साथ हैं, हम हर हालत में आपको प्रोटेक्ट करेंगे। उन गल्फ कंट्रीज के अंदर मायूसी है, उसको न्यूट्रलाइज करने गए थे। अब वो कितना कामयाब होकर आए हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। और आने वाले मैं समझता हूँ 24 से 48 घंटे इस एमओयू की कामयाबी को डिफाइन करें। बिल्कुल, और इस पे आगे भी जाके बात करेंगे, क्योंकि ये तो मेरा ख्याल है मुतअद्दिद दफ़ा हम जब से ये टॉक शुरू हुई हैं हम ये बात करते आए हैं कि सबसे ज़्यादा जो इस पूरे जो ये सारे जो इक़दामात हैं इससे सबसे ज़्यादा नाखुश, इस एमओयू से नाखुश जो है वो बीबी नेतन्याहू है। और उनके इलेक्शन पे जो है वो मंडला रहे हैं और ये कहा जा रहा है या एक तो वो जेल भी जाएंगे और दूसरा हारेंगे भी। सो उनको तो काबिल कबूल बिल्कुल नहीं, उनकी बका की जंग ही इसमें है कि ये दोबारा जो है अमेरिका किसी तरह अटैक कर दे और आगे ये चीज़ें चल पड़े। डॉक्टर साहब की तरफ चलती हूँ। डॉक्टर साहब, आई वाज गोइंग टू कम टू इस जो भी जिस तरफ इशारा अभी किया है तार साहब ने, मेरा भी अगला सवाल यही था कि क्या ये जो जिस तरह कहा जा रहा है कि यहाँ पे इस खित्ते में जो सीज़ फायर्स हैं
ये मेसी सीज फायर्स हैं जी, जिस तरह जेडी वैंस कह रहे हैं, और जो तार साहब बात कर रहे हैं कि इसी तरह देखने में नजर आएगा हमें कि टॉक टॉक फाइट फाइट दोनों चीज़ें जो है वो चल रही हैं, डायलॉग भी चल रहा है, और ये कंप्लीट जंग बंदी की तरफ जो है वो नहीं जाएंगे जिस तरह जो है वो हकीकतन जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता है। डॉक्टर मारिया, सबसे पहले आपको, साजिदार साहब को, जनरल जाहिद साहब को मेरे बहुत बहुत सलाम, आदाब, आपकी टीम को, आपके देखने वालों को। असूली तौर पे जनरल जाहिद के साथ मैं एग्री करता हूँ। स्पेसिफिक इश्यूज रहेंगे, जनरल कोऑपरेशन चलता रहेगा, एमओयू इंटैक्ट रहेगा। साहिद साहब, तार साहब की जो एनालिसिस है बड़ी इंटरेस्टिंग है, विद उन्होंने एविडेंसेस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। मेरी थोड़ी सी एडिशन ये है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का आर्टिकल 1 ये बताता है कि स्टेट ऑफ होर्मुज को ईरान ऑपरेट करेगा। अब क्या वजह है, वो शिप इतना इम्पोर्टेंट किस तरह से था कि जिसके ऊपर ईरान ने एक वार्निंग शॉट दिया या ड्रोन हमला किया जिस वक्त वो ईरान के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहा था। वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट था, जिसकी वजह से फजाई हमले करने पड़े अमेरिका को, और फिर रिटेलिएशन में ईरान ने कुवैत और बहरीन के ऊपर हमले किए, यानी जो अड्डे और हेडक्वार्टर है, जिसकी तफसीलात खुद न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी तफसीलन दी है कि बहरीन का जो 5th फ्लीट का जो हेडक्वार्टर है वो तो मुकम्मल तबाह हो। फिर दूसरा आर्टिकल जो 5 है एमओयू का, ये बताता है कि खिते के अंदर अमन होगा, ईरान और ईरान के जो हमनवा हैं उन पे हमला नहीं होगा, ना अमेरिका करेगा ना अमेरिका के हमनवा करेंगे। लेकिन फिर आप लेबनान के अंदर देखिए कि जो प्रेसिडेंट ओन के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वो उस आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी नजर आ रही है, बिकॉज उसके तहत तकरीबन 50 से 51 लेबनान के गांव हैं जिसमें इजराइल की मौजूदगी की इजाजत दे दी गई है कि जब वो अपने आप को इनसिक्योर समझें तो वहां पे मौजूद रहें, जब सिक्योर समझें तो वहां से निकल जाएं। ये बुनियादी तौर पे जो लेबनान की इंटीग्रेशन है उसके खिलाफ है, और यही वजह है कि मुझे तो खदशा मालूम हो रहा है इस वक्त लेबनान में कि कहीं दोबारा न सिविल वॉर हो, 80 की दहाई की तरह नहीं जो सुन्नी शिया और ईसाइयों के दरमियान में होगी, बल्कि मुझे लगता है कि प्रो अमेरिका एंड एंटी अमेरिकन फोर्सेस में वहां पे लड़ाई हो सकती है। तीसरा ये कि जिस वक्त मार्को रूबियो साहब ने विजिट पे किया, जिसका हवाला साहिदार साहब ने भी दिया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर वो एलामिया पढ़ें आप, जो कि जीसीसी ममालिक के साथ है, तो वो जो वेरी स्प्रिट है एमओयू की, उसकी खिलाफ वर्जी है, बिकॉज उसके अंदर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्कस नहीं किया गया। एलामिया के अंदर बताया गया कि जब तक इसे भी एड्रेस करें और जो प्रॉक्सीज हैं ईरान की, उसकी जो हिमायत है, उस पर भी बात की जाए। और फिर उसके बाद जब ओमान का दौरा हुआ तो ओमान के साथ एक नई लैंड का इफ्तिताह या उसका भी ऐलान किया गया, शिप लैंड का, तो वो भी मेरा ख्याल है मुआहदे की मुझे लगता है खिलाफ वर्जी। तो बुनियादी तौर पे जिस तरह साहिदार साहब ने फरमाया, जनरल साहब ने फरमाया कि वायबल ऑप्शन तो दोनों के पास नहीं है, लड़के भी देख लिया, ब्लॉकेट देख लिया, और उसके साथ 47 साल की दुश्मनियां भी निभा ली। लेकिन अगर यही सिलसिला जारी रहा तो फिर ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इसका मुझे मुस्तकबिल थोड़ा सा नाजुक नजर आता है। और आखिरी पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इस पर बहस फिर बाद में करेंगे। वो मेरा पॉइंट ये है कि ये जो इकदाम अमेरिका की तरफ से हो रहे हैं, मुझे खदशा है कि जो लिबरल कल्ट है ईरान के अंदर, जो इस एमओयू का जिम्मेदार है, जबकि जो कंजर्वेटिव्स हैं वो इसकी मुखालफत करते नजर आ रहे हैं, जिस तरह से उनके रूहानी पे अगर आप लेटर देखें, और जो अभी जो मजलिस खुबरगान की जो 60 लोगों की सिग्नेचर के साथ जो एलामिया जारी हुआ है, बड़ा सख्त जबान है, उससे मजीद जो लिबरल है एलिमेंट ईरान में वो कमजोर होंगे, उनके लिए स्पेस जो है वो कम होगी। बिल्कुल चल साहब, लेकिन इसको ऐसे भी तो देखा जा सकता है, बेशक इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि खिलाफ वर्जी जो है वो एमओयू की दोनों साइडों से हो रही है, बट अगर ये देखा जाए कि उसमें जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बात हुई थी, जिसमें पॉइंट नंबर 1 में कैटेगोरिकली लुबनान का जिक्र हुआ है कि वहाँ से आपको जो है वो सीज़ फायर करनी है, लेकिन जैसे हम सब जानते हैं प्रेजेंस है वहाँ पे आए दिन जो है वो हलाकतें भी हो रही हैं। सो ये भी जो हम बात कर रहे थे, नेतन्याहू की जो फ्रस्ट्रेशन है, ये सोची समझी बाय डिज़ाइन है कि इसी चीज़ को, इस महाज को अगर हम गर्म रखें, अब हमारे पास और तो कोई चीज़ नहीं बची, इस महाज को अगर हम गर्म रखें तो ईरान भी फिर ऑब्वियसली खिलाफ वर्जियाँ करेगा और ये चुपकलिश जो है वो शुरू होगी, और फिर ये एमओयू कहीं कामयाब होता नजर नहीं आएगा। देखिए डॉक्टर साहब, ये तो भी एक एस्टेब्लिश्ड
कंक्लूजन है कि नेतन्याहू की पॉलिटिक्स, नेतन्याहू की अप्रोच, नेतन्याहू की डिप्लोमेसी, इट इज़ ऑल रिवॉल्विंग अराउंड द वॉर। उसने 20 साल नफरत ईरान और इस्लाम की नफरत के ऊपर ही तो सियासत की है जी। उसके पास एक ही सौदा बेच रहे, वो अपने आप कहते हैं ना, मैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिक्योरिटी, मेरे बगैर आपको सिक्योरिटी इसराइल में कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता, यू हैव द एग्जिस्टेंशनल थ्रेट, आपका नामो निशान मिटा देगा। और उसी पर उसने सियासत किया, जिस तरह यहाँ पर हिंदू जायनिज्म का मोदी जी। सियासत करता है, एंटी पाकिस्तान एंटी इस्लाम, ये इन लोगों का फॉर्डर है जी, इनकी हर चीज का। उससे निकलता है तो वो जेल जाता है, करप्शन के चार्जेस हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट में उसके चार्जेस हैं, उसको सजाएं हुई हैं, उसकी सियासत खत्म हो जाती है। तो और पॉलिटिशियन जो है वो अपना कुछ भी तबाह करवा सकता है, वो अपनी सियासत नहीं खत्म करवा सकता। तो वो उसने नैरेटिव ही अपना सारा बिल्ट उसके ऊपर किया है, तो उसका तो सर्वाइवल इसी में है। अब देखना यह है कि स्टेट ऑफ इजराइल का जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है वो कहाँ पे खड़ा है, पोस्ट नेतन्याहू कहाँ पे खड़ा है। एक देखिए, ये एक नफरतें डाल दी गई हैं बहुत ज्यादा जी, ये फ्रिक्शन तो रहेगी इस रीजन में। वो कहते थे ना, वो कहते हैं कि वो वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो बहुत लंबी एनिमिटी रही है, जब तो ब्लड में चली गई है। इट विल टेक सम टाइम अनटिल अनलेस ये जो लार्जर आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स है वो जब तक शर्न आउट नहीं होते, तो ये चीजें खत्म नहीं हो सकती। फर्स्ट टाइम चैलेंज हो गया है, वरना तो ये सिक्योरिटी जोन एस्टेब्लिश करना है, कोई किसी चीज को कासस बलाए बना के आप चले जाएंगे। सीज फायर वाली बात पे आई एग्री करता हूँ कि यहाँ का डायनामिक्स डिफरेंट है, इसलिए कि इसमें सीज करना होता है लेबनान और गजा जैसे मुल्कों ने, और फायर करते रहना है इसराइल ने, ये तो कंटिन्यू रहेगा। आई थिंक अगर अमेरिका ने ये फैसला कर लिया, और तारड़ साहब बेहतर बता सकेंगे कि वहां पर अगर इन्होंने ये फैसला कर लिया कि दिस इजराइल इज नॉट अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये स्ट्रेटेजिक लाइबिलिटी बन गया है, वी आर गोइंग टू हैव अ बेटर वर्ल्ड। अच्छा, तारड़ साहब की तरफ जाती हूँ। तारड़ साहब, ऑब्वियसली ईरान जो है वो गज़ा तो नहीं है कि जिस तरह या वो उस तरह जिस तरह ये पासदारी हो रही है उसको काबिल कबूल भी नहीं है। ये एक विशेष साइकिल भी नज़र आता है, एंड ऑफ कोर्स एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन बाय डिज़ाइन भी नज़र आता है। लेकिन जिस तरफ जनरल साहब इशारा कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिसाइड होनी है, इसकी जो डायरेक्शन आनी है वो अमेरिका के हाथ में, सबकी जो है इसकी कुंजी जो है वो अमेरिका के हाथ में है। क्या अमेरिका में ये इदराक हो गया है इस लेवल का कि इजराइल जो है वो अब लाइबिलिटी बनती जा रही है? मतलब ये तो ज़रूर है कि जिस किस्म की इनकी इस वक्त जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हम नहीं कर सकते, हम इनकी जंग नहीं लड़ सकते, लेकिन बिल्कुल कंप्लीटली ये करना कि जी इससे पीछा छुड़ाना है या ये हमारे लिए लाइबिलिटी बन गया है, मुझे नहीं लगता कि ये इस हद तक कभी जो अमेरिका में जो है या अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे ये इदराक इस चीज़ का आ गया है। आपसे जानना चाहूँगी आपका पर्सपेक्टिव और इन्फॉर्मेशन। देखिए, मैं बड़े लंबे अरसे से, बल्कि ये मैं कह सकता हूँ मैंने सारी जिंदगी यहाँ पे गुजारी है, और बहसीते एक पॉलिटिकल वर्कर, और ट्रंप साहब के साथ तो मैं 3 इलेक्शंस में ऑफिशियल कैपेसिटी में मैं इनके इलेक्शंस के साथ में काम करता रहा हूँ। अब एक तो मैं अर्ज ये करना चाहूंगा कि इसराइल का सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका के अंदर ये हुआ है कि पब्लिक ओपिनियन चेंज हो चुकी है। उसकी एक जिंदा मिसाल ममदानी साहब है न्यूयॉर्क में, उनको 30% जेन जी जूइश ने वोट दिए, एंड द प्राइमरीज, अभी जो प्राइमरीज और फिर उसके बाद देखें, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। मेरा ख्याल इससे जो इजराइल है वो रिकवर नहीं कर पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ देखता हूं, जब हम डीप स्टेट की बात करते हैं, हम इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, वो किन के कंट्रोल में है? वो लेजिस्लेटर्स के कंट्रोल में है। अब लेजिस्लेटर्स के हालात ये हैं कि 2024 तक, अभी पिछले इलेक्शन तक, ए पैक जो कि इनका अपना जूइश पैक है, जो इनका $127 मिलियन उन्होंने पंप किया सियासत में। अब मैं छोटी सी मिसाल दूसरी देना चाहूंगा, जनेवा से प्रेसिडेंट ट्रंप आते गए तो घेरे देखे किन्होंने डाले। मार्क लेविन एक बहुत बड़ा यहाँ पे जायनिस्ट क्रिश्चियन रेडियो पर्सनैलिटी, टीवी पर्सनैलिटी, उन्होंने यहाँ काउंसलिंग की। उसके बाद टेड क्रूज गए, लिंडसी ग्रैम ने 4 घंटे जाके कन्विंस करने की कोशिश की प्रेसिडेंट ट्रंप को कि ये डील जो है वो डील ठीक नहीं थी। सेनेटर कैनेडी, सेनेटर टॉम कार्टन, तो जिनके ऊपर जो बेनिफिशियरी थे वो $127 मिलियन के, वो इकट्ठे हैं इस वक्त। फिर उसके बाद जब मैं देखता हूं कि इस वक्त ना सिर्फ जाइनस बल्कि एक वर्ड है जाइनस क्रिश्चियन, व्हाइट हाउस इस जाइनस क्रिश्चियंस के कंट्रोल में है। अब वो देखे कौन है, पीट हेग्सेथ है, माइक हक भी है जो इस वक्त एम्बेसडर मौजूद हैं इजराइल के अंदर, जिन्होंने ग्रेटर इजराइल के नक्शे को इंडोर्स किया है। तो दर हकीकत यकलख्त नहीं आएगा
लेकिन डेंट पड़ चुका है पब्लिक ओपिनियन को। और इस वक्त बल्कि अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे खुद एक एंटी वार उम्मीदवार बन के सामने आए थे। मेगा बेस ये चाहती थी कि हमारा पैसा उससे इराक और अफगानिस्तान की सड़कें और पुल ना बने, यहां पर सड़कें बने। आपकी इत्तला अर्ज है पिछले 25 साल में एक नया सिंगल एयरपोर्ट यहां पे नहीं बना, एक नई बड़ी हाईवे नहीं बनी। 24 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स को बुलाया गया जो मुसलसल बोझ है हमारे अस्पतालों पर, हमारी सड़कों पर, हमारे स्कूलों पे। अवाम तंग है, कौम बेजार है इस इन्फ्लेशन से, लोग तंग है इस जंग से। दिस वॉज वेरी अनपॉपुलर वॉर हेयर, और इसकी कीमत जो है वो ज़ायनिस्ट को देनी होगी। ज़ायनिस्ट को देनी होगी, लेकिन डॉक्टर साहब ये कीमत इतनी जल्दी, जितनी मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे तो एक एक दिन क्रिटिकल है, और जिस तरह के अभी हम सब ने बात की कि इस सीज़ फायर के लिए, इस MOU के लिए तो अगले 24 से 48 घंटे बहुत ही क्रिटिकल है, तो वहाँ तो इमीडिएट तो हमें यहाँ पे कोई चेंजेस नज़र नहीं आती। गो के ये अभी जो बात भी हो रही थी, रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑलमोस्ट 15% ऑफ द करंट US कांग्रेस इज APAC फंडेड। ये तो अब एक ओपन सीक्रेट है, कोई इस तरह की बात नहीं है। वहाँ पे जो उनके इंटरेस्ट हैं, क्या उनको वो यहाँ से जो है वो हिलने देंगे? अपनी जो चीज़ या जो MOUs उनको सूट नहीं करते, और ये पीस डील तो बिल्कुल उनको सूट नहीं करती, तो क्या इसको सक्सीड वो करने देंगे? डॉक्टर मारिया, मेरा तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि प्रेसिडेंट ट्रंप डायलेमा के शिकार हैं। यहाँ से एक तरफ APAC है, न्यू कंजर्वेटिव हैं, एवेंजेलिकल्स हैं जिसका तस्करा खुद साजिद साहब ने फरमाया, और फिर इसके साथ मागा कॉन्स्टिट्यूएंसी और जनरल अमेरिकन पब्लिक है, और इंटरनेशनल जो पब्लिक ओपिनियन। अच्छा, ये भी पहली मर्तबा हुआ है कि हमेशा जो नैरेटिव है वो इजराइल करता था, और वेस्ट के जो सेंटर्स थे इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने के, वहां से हमारी तरफ आता था। ये इस जंग में पहली मर्तबा हुआ है कि नैरेटिव कंस्ट्रक्ट हुआ है ईस्ट में, मिडल ईस्ट में, और यहाँ से उसने ट्रेवल किया वेस्ट सोशल मीडिया की वजह से, और इसी वजह से पब्लिक ओपिनियन में आपको फर्क भी नजर आ रहा है, जिसकी तरफ साजिद साहब इशारा देते हैं। और ये कंपेन भी चल पड़ी है, मिसाल के तौर पे एना कैस्पीरियन हो गई, टकर कार्लसन हो गए, उन्होंने तो कंपेन चलाई कि APAC फंडिंग से जो भी इलेक्शंस को कंटेस्ट करेगा हम उसके खिलाफ वोट करेंगे, उसके खिलाफ कम करेंगे। ये पहले अमेरिका की हिस्ट्री में नहीं हुआ। या प्रेसिडेंट ट्रंप का हनुका सेलिब्रेशन में ज्यूइश कम्युनिटी के साथ बातें करते हुए ये कहना कि आप अपनी हिमायत कांग्रेस में खो रहे हैं, या टेलीफोनिक बात करते हुए नेतन्याहू को ये कहना कि तुम्हें अंदाजा नहीं तुमसे और इजराइल के लोग किस हद तक मुखालिफ हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये तो चीजें हमारे सामने है, लेकिन जो मुझे डर है, जिस तरफ साजिद साहब इशारा भी दे रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इशारा ये है कि इजरायली जो इस वक्त ख्याल है कि जो ईरानी टॉप लीडरशिप है या उसके 2 या 3 लेयर से हमने वो उड़ा दिए, और ये जो मौजूदा लेयर है अगर ये भी हम उड़ाते हैं तो ईरान की जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है, और चीजें हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी। मेरा ख्याल है अगर इस पे अमल करते हैं, जिस तरह वो इशारा देते साजिद साहब, लिंडसे ग्राहम जो है वो बार बार मुलाकातें कर रहा है और कन्विंस करने की, या हक भी जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, और मैं तो हैरान हूँ कि हक भी अब तक किस तरह से एम्बेसडर है इजराइल के अंदर। प्रेसिडेंट ट्रंप एक बात करते हैं कि अगर हम ना होते तो इजराइल ना होता, वो कहते हैं अगर इजराइल ना होता तो अमेरिका ना होता। तो वो अब तक किस तरह से वहां पे सफीर है, मैं तो इस बात के ऊपर भी हैरान हूँ। साजिद साहब बेहतर अंदाज से बताएंगे। लेकिन मुझे जो खतरा मालूम हो रहा है, जिस तरफ जनरल जाहिद ने भी इशारा दिया, वो ये कि जो स्ट्रैटेजिक थॉट है इजराइल का वो बहुत खतरनाक है। यानी अगर नेतन्याहू चला भी जाए, इस वक्त देखें ना इजरायली पॉलिटिक्स में बहस ये चल रही है कि किसने कम जुल्म किया और क्यों कम जुल्म किया, ज्यादा जुल्म क्यों नहीं किया। यानी इस वक्त नफ्ताली बेनेट हो या उनके जो एक्स डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि अगर हम आए तो हम जहन्नुम के दरवाजे ईरान के लिए खोल देंगे, और वो ईरान तक महदूद नहीं रहेंगे। वो तो इजिप्ट और तुर्की को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। तो अगर ये स्ट्रेटेजिक थॉट है तो क्या आप उम्मीद लगा सकते हैं, और फिर जिस APAC की बात करें $127 मिलियन, ये बड़ा स्ट्राइकिंग फैक्ट दिया है साजिद साहब ने, अगर उन्होंने फनल किया है और एप्स्टीन फाइल उनके हाथ में। आज मैं वो देख रहा था कैप्शन किसी अमेरिकन मीडिया आउटलेट की कि वो जो एप्स्टीन फाइल है वो नेतन्याहू प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैं जब चाहूंगा जब जंग बंद हो। तो अगर ये हालात हैं तो क्या हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि MOU आगे बढ़ेगा, या फिर ईरानियों में जैसे ही कॉन्फिडेंस आएगा तो एक नया हमला होगा और उनकी एक जो नई लीडरशिप है वो उड़ा दी जाएगी।
अच्छा, ये जो जिस तरफ अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, जनरल साहब, इसका भी बहुत खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त तो ये भी बातें हो रही हैं कि एक दफ़ा ये मिड टर्म से जो है वो निकल आए, मिड टर्म की तलवार जो है वो टल जाए, तो उसके बाद दोबारा जो है ये मिल के हमला जो है वो करने की बातें हो रही हैं। चेमोगोइयाँ उस तरफ भी जो है वो इशारे आ रहे हैं, वहाँ से भी। आपका इस पे पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगी, और ऑब्वियसली तारक साहब से ही पूछूंगी कि किस हद तक ये एक प्लॉजिबल जो है वो सिनारियो है। देखिए डॉक्टर साहब, वॉर तो हो गई जी, वॉर हो गई, और अमेरिकन माइट ने अपना इस्तेमाल किया है अपने पावर को, लेकिन नुकसान भी हुआ है जी। आज सेंट कॉम जो है ओवरऑल अगर मिलिट्री पर्सपेक्टिव से ही देखा जाए तो दे कुडंट क्रिएट द डिजायर्ड रिजल्ट्स, वो जनरेट नहीं कर सके वो इफेक्ट्स जो उनको करने चाहिए थे। और फिर बड़ी अजीब बात है कि जो कॉन्टीजेंसी प्लानिंग हुई या जो भी वॉर गेमिंग हुई, उसमें अगर इग्नोर किया गया है एंगेजमेंट ऑफ द रीजनल बेसिस, जो रीजन में इनके बेसिस थे और रीजनल कंट्रीज के ऊपर जो प्रेशर है, तो ये भी फिर एक बहुत बड़ा मिलिट्री फेलियर है कि जी वॉर को सही उसको अंडरस्टैंड ही नहीं किया गया। मेरे ख्याल में मिलिट्री इंटेलिजेंस, सॉरी, यूएस मिलिट्री की भी जो इनपुट थी वो इस वॉर के अगेंस्ट ही थी, और इंटेलिजेंस की भी इनपुट वॉर के अगेंस्ट ही थी। अभी तारड़ साहब कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात इन्होंने की कि जी वो लोगों में एक सेंटीमेंट आ रहा है इसराइल के बारे में, एक सोच पनप रही है। बट आजकल के जिस डिसरप्टिव वर्ल्ड में हम डॉक्टर साहिबा रहते हैं, इसमें लोगों की सोच को कौन मलूजे खातर रखता है? दिस वाज नॉट अ वॉर ऑफ चॉइस है ना, ये कंपल्शन तो नहीं थी। मुझे बताया ना क्या खतरा था अमेरिका को, और लेकिन और 70%, 60-70% के करीब अमेरिकन पीपल आर अगेंस्ट दिस वॉर। आई एम श्योर कि उससे पहले भी तो ये एनवायरनमेंट होगी ना, वॉर शुरू कर चले, वॉर के दौरान और बढ़ गए, लेकिन वॉर से पहले भी लार्जर जो सेंस थी अमेरिका के अंदर, वो वॉर के अगेंस्ट थी। एवरीवन, इस पे भी एक हम सब का एक कंक्लूजन है पूरी दुनिया का कि दिस वाज नॉट अ वॉर व्हिच वाज फॉट फॉर द अमेरिकन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। ये इसराइल के ऑब्जेक्टिव्स, और इसराइल के भी कोई पॉलिटिकल से ज्यादा आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स की वजह से लड़ी गई कि इसको खत्म करो आखिरी हर्डल को, ताकि हम परसू करें अपने ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट। जब आप अपनी नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए वॉर नहीं लड़ते तो इसका नुकसान होता है मिलिट्रीज को। मिलिट्रीज दे फील एम्बेरस्ड, जैसे मोदी साहब ने तजर्बा हमारे ऊपर करने की कोशिश की, सेट द न्यू नॉर्मल विदाउट अंडरस्टैंडिंग द वॉर। वॉर की अंडरस्टैंडिंग होती तो वो 4 दिनों की शिकस्त जो है उनको उन्होंने इररेलेवेंट कर दिया, आज आइसोलेट कर दिया है। आप इंडो पैसिफिक से नीचे चले गए हैं। उनके अपने कमेंटेटर्स कह रहे हैं, मैं ये कमेंट्री नहीं कर रहा बीइंग एन जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी, उनका अपना स्ट्रेटेजिक माइंड आज कह रहा है कि मोदी ने सत्यानाश कर दिया हमारी जो डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स भी अगर थी। पहले तो कहते ढूंढे कि हमारी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है कौन सी। जयशंकर साहब इररेलेवेंट, पाकिस्तान को देखिए, रिटोरिक में और रियलिटी में बड़ा फर्क होता है। पॉलिटिकल रिटोरिक में बहुत नंबर होंगे, सबके होंगे, रियलिटी इज डिफरेंट। दैट्स व्हाई समबडी एल्स इज डिक्टेटिंग। आज ईरान बीइंग अ वीकर कंट्री, ये हमें मानना पड़ेगा कि डिक्टेट कर रहा है सारी चीजें, वो इसी वजह से कि आपकी मिलिट्री एप्लीकेशन ठीक नहीं हुई। जरूरी नहीं होता कि यू आर अ बिग पावर। एग्जीक्यूशन ऑफ वॉर इज अ वेरी सीरियस बिजनेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो सही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ। वी हैव अ डिसरप्टिव वर्ल्ड, और डिसरप्शन बढ़ जाएगी अगर हम इसको लॉजिकल एंड पीस की तरफ नहीं लेके गए। वरना 20 साल की एप्लीकेशन अफगानिस्तान में क्यास, इराक क्यास, वियतनाम क्यास। इसका मतलब है कि मिलिट्री इज नॉट प्रोवाइड। और आपने मेगा का जो कॉन्सेप्ट है या जो पीस का कॉन्सेप्ट है, उसमें जब आप मिलिट्री यूज करेंगे तो फिर कंट्रोल में आपकी चीजें नहीं रहती। डिप्लोमेसी, अच्छी पॉलिटिक्स एंड इंसेंटिव्स, ये आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करवा सकते हैं। तार साहब, जिस चीज़ की तरफ मैं इशारा कर रही थी, जो चेमगोइयाँ हो रही हैं कि ये मिड टर्म के बाद फिर से जो है ये एक महाज गर्म हो सकता है और अटैक हो सकता है, ये कितना प्लॉजिबल आपको लगता है? देखिए, वॉशिंगटन डीसी के अंदर भी ये बिल्कुल डायलॉग हो रहा है कि शायद टाइम बाय किया जा रहा है, शायद इलेक्शन के बाद फिर दोबारा इसी को वहीं से शुरू किया जाएगा जहां से इसको छोड़ा गया है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से तैयारियां जारी रहेंगी। मैं दूसरी तरफ से बात करता हूं, उन्होंने इस मुहर्रम के अंदर जनाजा करना है सुप्रीम लीडर का, और 20 मिलियन लोगों को इकट्ठा करके उनके जज्बात को दोबारा गरमाना है। फिर उसके बाद वो कहते हैं हम इस प्रोसीडिंग को इराक लेकर जाएंगे, और ये देखें कि वो दोनों लोगों के जज्बात कहाँ होंगे, मैक्सिमम लेवल पे होंगे, क्योंकि
उनके सुप्रीम लीडर का कातिल कौन है? वो अमेरिका है। अमेरिका। फिर उसके बाद देखी जाए तो इस सारी चीजों के पीछे डिलीवर ईरान ने किया है, लेकिन प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी सारी चाइना की थी। वो कहीं जा नहीं रहा, वो मौजूद है वहां पे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अमेरिकन जनरल भी सोचते होंगे। दूसरा, मैं आपका डॉक्टर साहब तवज्जो दिलाना चाहूंगा, जो फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट होता है, फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट इस तरह कि हमारे सेक्रेटरी ऑफ वार पीट हेग्सेट ने आज से तकरीबन 2 महीने पहले कहा था, हमारा फोकस ग्रीनलैंड टू गयाना है, हमारा फोकस अब आगे फ्यूचर में मानरो डॉक्ट्रिन पे होगा। और दूसरा, उसका सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि देखें पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट किया, और दोनों सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान दोनों नॉन नेटो एलाय हैं, अमेरिका के साथ आइडियल रिलेशनशिप है। जो मैं इस चीज को फोरकास्ट होते देख रहा हूं, पाकिस्तान आर्मी का रोल उस खित्ते में बढ़ता हुआ डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद नेटो की भी लिमिटेड सपोर्ट फ्रॉम यूएस, और टारगेट होगा ग्रीनलैंड, गयाना और कनाडा। और जिस तरीके से आपने देखा होगा, उसका शुरू जब ये सारा युद्ध शुरू किया गया, उसका आगाज वेनेजुएला से हुआ था, क्योंकि वेनेजुएला से सारा तेल चाइना जा रहा था। पेरू के अंदर चाइना ने डीप सी पोर्ट बना ली, पेंटागन के जनरल चीखते रहे, लेकिन ओबामा और बाइडेन दोनों सोए रहे। और तीसरा, उसमें मैं अगला जो सबसे आखिरी मेरा एनालिसिस ये होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने शेड्यूल के मुताबिक चल रहे हैं। वो बार बार इलेक्शन में कहते थे कि अगर मैं सदर होता, रशिया चाइना अलायंस ना होता। उसके बाद उन्होंने पहली ट्राई की, प्रेसिडेंट पुतिन को अलास्का बुलाया, उनको बटर अप किया, रेड कारपेट दिया, वो अहदाफ अचीव ना कर सके। फिर चाइना का दौरा किया, फिर भी ना हुआ। फिर वहां पे उसके बाद अब ये तीसरे अपनी प्लान सी पे चल रहे हैं कि डिस्टेबलाइज उस एरिया को करके चाइना को मजीद हर्ट किया जाए, और उसमें वो काफी हद तक कामयाब है। इंटरप्शन उनकी ऑयल सप्लाई की है। और दूसरा, अगर ईरान भी मार्केट प्राइस पे ऑयल देता है चाइना को, तो फिर भी वो अपना काफी ना काफी हद तक ऑब्जेक्टिव हासिल कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल में दिस इज व्हाट द फ्यूचर ऑफ दैट रीजन इज। अमेरिका विल बी कमिंग बैक टुवर्ड्स ग्रीनलैंड टू गयाना। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या नवंबर के बाद एक दोबारा ये जो है ये गलती करने की किस हद तक आपको लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशन जो है नेतन्याहू की, वो जो ओवर पावर कर सकती है ट्रंप साहब को, या कन्विंस कर सकती है नवंबर के बाद? आप क्या समझते हैं कि किस हद तक जो है ये चीज़ें जो हैं दोबारा उस नहज पे जा सकती हैं जहाँ से हम शुरू हुए थे? डॉक्टर साहब, जो रियलिस्ट पैराडाइम में रियासतें रैशनली बिहेव करती हैं, इसी वजह से बैलेंस ऑफ पावर और डिटायरेंस काम करते नजर आता है। लेकिन गल्फ वॉर के अंदर न डिटायरेंस ने काम किया है, न उन्होंने बैलेंस ऑफ पावर ने काम किया है, और डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी है वो भी यहाँ पे फेल हो गई है। तो लिहाजा इन पैराडाइम्स को अगर आप साथ रखें, तो फिर आप ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि क्या ये जंग अमेरिका के जो 3 हिस्टोरिकल फॉरेन पॉलिसी गोल्स हैं, इसमें सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, प्रमोशन ऑफ अमेरिकन आइडियल्स है, वो सर्व होते हैं या वो डिस्टर्ब होते हैं? अब साजिदार साहब जो बात फरमा रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप एन मुमकिन है कि वो इस वॉर को कंटिन्यू करे, और मॉनरो डॉक्ट्राइन की बात कर रहे थे, मैं एग्री करता हूं कि जो दिसंबर 2025 में जो नई सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी दी है, उसमें तो वो फोकस वेस्टर्न हेमिस्फीयर के ऊपर करेंगे। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट में इसी तरह उन्होंने इंटरवीन किया, तो मेरे नजदीक वो अपने जो पार्टनर्स हैं उनको भी खो देंगे। साथ में मैं ये भी कहूँ कि जीसीसी ममालिक को भी सोचना होगा कि अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग ईरान, रिगार्डिंग इजराइल, और रिगार्डिंग जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है, उसके बारे में उनको रीथिंक करने की जरूरत है, रिविजिट करने की जरूरत है। अगर वो पुराना ही आग अलापेंगे तो सवाए पैसे खर्च करने के उनको और कुछ भी नहीं मिलेगा। अलबत्ता इतना जरूर कहूं कि अमेरिका में मुझे एक चीज नजर आ रही है, और वो नजर आ रही है रिकरेंट पैटर्न, जो कि ओबामा साहब के वक्त में भी था, कि पेनफुल जो डिप्लोमेसी है वो बेहतर है वॉर को एज ए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने के। और मेरा ख्याल है कि बात उसी तरफ जाएगी, बिकॉज जिस तरह से हम सब ये बात कह रहे हैं कि आपने 40-45 दिनों की जंग लड़ ली है, $1 ट्रिलियन का नुकसान करवा बैठे हैं, अपना तासुर भी खराब कर बैठे हैं, और नुकसान भी हुआ है, और अपने पार्टनर्स को भी आपने तकरीबन उनकी इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज ही कर दिया है। तो बेहतर ये है कि अमेरिका को मजीद नुकसान से बचाया जाए, आगे बढ़ा जाए, और अमेरिका की जरूरत है इंटरनेशनल सिस्टम में। हम ये नहीं चाहते कि एक पावर यहाँ से सिस्टम से निकल जाए बाहर,
तो फिर वही कहानी दोहराई जाए जो फॉर्मर सोवियत यूनियन के टूटने के बाद हमने दुनिया में देखा फिर क्या हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये लेसन लर्न करें हिस्ट्री से और कोल्ड वॉर की हिस्ट्री से, तो मेरा ख्याल है कि रैशनैलिटी तो यही डिमांड करती है कि इस एमओयू को परमानेंट एग्रीमेंट में तब्दील करें और आखिरकार इसराइल को छोड़ना पड़ेगा अमेरिका को, बिकॉज इसराइल के अंदर जिस तरह मैंने कहा जो इस वक्त स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है वो अमेरिका के हिस्टोरिकल फॉरेन पॉलिसी गोल्स के बिल्कुल खिलाफ है। और यही वजह है कि अमेरिका में अब ये सवालात उठ रहे हैं 1967 में लिबर्टी के ऊपर। और अब तो नेटो भी साथ नहीं है, नेटो कंट्रीज भी उस तरह जो है वो साथ नहीं दे रही हैं जिस तरह माजी में दिया करती थी। एग्जैक्टली। और फिर ये जो 1991 में जो बैरूत में अमेरिकन मेरीन्स के कैंप में हमला हुआ इजरायली मोसाद ने करवाया, वो कहानियां दोबारा अमेरिका के मंजर आम पर ना आती। तो मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली जो एक मुझे कंसेंसस नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि आखिरकार इस तरफ जाना पड़ेगा। और देखें अमेरिका डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, उसकी सारा जो स्ट्रक्चर है वो एनलाइटनमेंट के ऊपर खड़ा हुआ है, तो लिहाजा पब्लिक ओपिनियन को वो इग्नोर नहीं कर सकते। पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर करने का मतलब ये है कि फिर तो आप अपनी फाउंडिंग फादर और जो आपके इस्टेब्लिश स्ट्रक्चर है, बेस है, नजरिया है, वही आप गिव अप कर रहे हैं और नजरिए से आप पीछे हटते हैं तो फिर आप पावर में नहीं रहते। अच्छा जैन साहब, ये जिस तरह जिस नहज पे चीज़ें चली गई हैं और जिस तरह स्पेशली रीजनल कंट्रीज़ की भी हम बात कर रहे थे, इन सारी तमाम रीजनल कंट्रीज़ के लिए एक जो बुगी मैन था अमेरिका ने खड़ा किया था वो ईरान था, और ये था कि जी हम बचाएंगे आपको। वो ऑब्वियसली होता हुआ नज़र नहीं आया। वो काफ़ी हद तक जो है मतलब उस परसेप्शन को डेंट पड़ी है, वो उस तरह उनको सिक्योर नहीं कर पाए। दे वर इन द लाइन ऑफ फायर, कॉन्स्टेंटली इन द लाइन ऑफ फायर। क्या आपको लगता है कि वहाँ पे भी जो है वो कुछ तब्दीलियाँ आएंगी विज़ावी अमेरिका? बिकॉज इस पर भी अब बातें हो रही हैं कि अमेरिका से कहा जाएगा, मतलब नॉट इमीडिएटली, नॉट इन द नियर फ्यूचर, बट आने वाले फ्यूचर में, कि जी अब अपनी बेसिस यहाँ से हटाएं, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ इनका, उल्टा हमने तो नुकसान भुगता है। जी बिल्कुल, आई थिंक आप सही फरमा रही हैं कि इट विल टेक सम टाइम, लेकिन ये थॉट तो बिल्कुल बैठी है जी। और जो पोस्चर ऑलरेडी इस वॉर में हम थोड़ा सा देख रहे हैं ना, देखिए सऊदी अरेबिया का पोस्चर देख लें, कतर को देख लें, कुवैत को ऑब्जर्व कर लें, इन्होंने ओपन किए हैं ये चीज़ें एक एक रीजनल आर्किटेक्चर की तरफ कह लें या एक एक रीजनल इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशंस की। और कतर और सऊदी अरेबिया, कुवैत, इन्होंने जो स्ट्रेटजी की गाड़ी है वो आगे देख के चलाई है, फ्यूचर में, बैक व्यू मिरर में नहीं देखा। ईरान कभी बैक व्यू में देखता है, कभी फ्यूचर में देखता है, डिसाइड नहीं कर पा रहा। अमेरिका ने वॉर शुरू की बैक व्यू मिरर में गाड़ी चलाने की और वो बैंग कर दी, उन्होंने मारी। ईरान के अंदर से भी देखिए, आज भी इराक में जब गए हैं अराक्ची साहब, तो उन्होंने कासिम सुलेमानी साहब की जहाँ पे डेथ शहादत हुई वहां पे विजिट किया, और बार बार एक ट्वीट आ रहा है सुप्रीम लीडर के शहादत के ऊपर कि ना हम इसको भूलें और ना हम इसको माफ करेंगे। तो दिस इज अ सीरियस थिंग। जहां तक रिव्यू का ताल्लुक है, जैसे अभी बात हो रही थी, डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे, सही फरमा रहे थे, जीसीसी कंट्रीज ने भी रिव्यू करना है फ्यूचर की अप्रोच को, ईरान ने भी रिव्यू करना है। जब तक ये दोनों रिव्यू करके जेन्युइनली फॉर द पीस, स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जब तक उसको जोड़ेगी नहीं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस रीजन का, ये जो सेक्रेटेरियन डिवाइड के ऊपर आप पॉलिसीज चलाते हैं ना जी, ये बड़े, दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का इसलिए एक्सेप्टेंस आई है कि आपका एक पैन इस्लामिक व्यू सामने आया, आप एक शिया सुन्नी से हटकर आपने मेडिएशन की है, और ना ये पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। वी ऑल नो कि हमारे पाकिस्तान में ये चीजें बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती, उसी ने आपको एक एक ट्रांसपेरेंट और अच्छा मीडिएटर के तौर पर सामने लिया। आपके लिए आपने जो स्पेस क्रिएट की है, ये ना अमेरिका की विक्ट्री के लिए की है, ना ईरान की विक्ट्री के लिए की है, ये आपने स्टेबिलिटी और पीस के लिए स्पेस क्रिएट की है। रिव्यू करना होगा, इट विल टेक सम टाइम, बट ये चीजें सेटल सोच में आती जरूर है और इम्प्लीमेंट भी करते हैं, कॉन्टीजेंसी प्लानिंग करनी है। एक चीज याद रखिए डॉक्टर साहब, ये जो पिछले पास्ट की कुछ जंगें हुई हैं इमीडिएट पास्ट में, इसलिए सब ने सीख लिया है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होना बहुत जरूरी है। नेटो में भी देख लें, अनफॉर्चुनेटली इसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि मिलिटराइजेशन ज्यादा हो रही है रीजन की, हर एक अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब ये न्यूक्लियर की तरफ भी आप देखिएगा कि न्यूक्लियर को कंट्रोल करने के बजाय जब इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, एसिमेट्रिक हो जाते हैं, अगर इजराइल को भी उस वक्त न्यूक्लियर ना होने दिया जाता तो ये एम्बिशन शायद यहाँ पे ना होते, यहाँ पे तो हराम करार दे दिया गया था, लेकिन वो अनाउंस किए बगैर न्यूक्लियर हो जाता है, एसिमेट्री इतनी ज्यादा है। न्यूक्लियर पावर्स हैं जो, अच्छा अभी इस जंग से पहले ओवरऑल मीडिया पे देखे हम डिबेट किया करते थे कि जी माइट इज राइट, जिसकी ताकत है वो जिस पे मर्जी लाठी उसकी भैंस, जी बिल्कुल।
अब किधर, वेयर इज दैट आर्गुमेंट? वॉर बड़ी भयानक चीज होती है कि अभी बाइट इज राइट, लेकिन वो राइट वही होगा जो फिर इंप्लीमेंट करेगा। अब जिसके पास स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी होगी अपनी कुछ, ईरान के पास अगर हुर्मस ना होता और अपने एब्सोल्युटली। डिजाइन से या हॉरिजेंटल एक्सपेंशन वाली स्ट्रेटेजी ना होती इन द रीजन, तो क्या होता? आज ईरान वाकई नक्शे से मिट चुका होता जी, टू बी वेरी फेयर ऑनेस्ट। इनफ। अच्छा। अब ये चीजें इन कंट्रीज में भी जाएंगी। जी। जीडीपी जर्मनी को देखिएगा 3-4 साल बाद डिफरेंट होगा, नेटो डिफरेंट होगा, ये रीजन भी डिफरेंट होगा, बट 8 से 10 साल लगेंगे। उससे पहले ये जरा अभी तक कल्चरली वहीं पे खड़े हैं, थोड़ा सा टाइम ये जरूर लेंगे। अच्छा तार साहब, रीजन की जब बात करते हैं, इस रीजन की बात करते हैं, तो इराक का जो प्रपोजल आया है कि डायलॉग जो है वो होना चाहिए जीसीसी का और ईरान का विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस या विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। ऑब्वियसली वेस्टर्न इंटरफेरेंस की बात हो रही है, अमेरिकन इंटरफेरेंस की बात हो रही है। ये अब आज से अगर 8 महीने 10 महीने पहले बात होती तो अनथिंकेबल था। अब आपको क्या लगता है, क्या इधर भी ये एक परसेप्शन बनना शुरू हुई है? जिस तरह अभी आप भी बात करते हैं कि साड़ी गल हो गई है, मतलब वो जो एक चीज़ है कि अब हमने खुद अपनी चीज़ें, अपने फैसले खुद करने, बिकॉज वो जिस पे हम इन्हिसार कर रहे थे वो हमें इन चीज़ों से नहीं बचा सका। सो नाउ वी हैव टू टेक कंट्रोल इन आवर ओन हैंड्स। डॉक्टर साहब, जिस तरह मैं देख रहा हूं अमेरिका में रहते हुए, मैं पूरे का पूरा सारा एक स्ट्रक्चर चेंज होता देख रहा हूं। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है, एक नए सिस्टम की जरूरत है। बल्कि अमेरिका में आज बैठे हुए, मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज का डिक्लाइन देख रहा हूं, मैं अथॉरिटेरियनिज्म का डिक्लाइन देख रहा हूं, मैं इस सियासत के अंदर मोरालिटी का डिक्लाइन देख रहा हूं। और ये सिस्टम ठीक होना बहुत जरूरी है। मेरी स्टडी के मुताबिक जब सिस्टम्स क्रिएट किए जाते हैं, टाइम टू टाइम अगर उनको रिफॉर्म ना किया जाए तो वो खत्म हो जाते हैं। आज अगर देखा जाए, मैं बल्कि आज के सिनेरियो को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ कंपेयर करता हूं कि जिस वक्त ब्रिटिश टॉप पर थे, नेवल सुप्रीमेसी थी, फिर उसके बाद जर्मनी और जो टर्किश एम्पायर का अलायंस होते देखा, फिर आज डोनाल्ड ट्रंप साहब को चाइना की तरह, हकीकत में ईरान तो एक इंस्ट्रूमेंट है, इन्होंने चाइना तो चाइना के सामने था। अब इनका बड़े अरसे से मैं देख रहा हूं, अमेरिकन डीप स्टेट और अमेरिकन जो थिंक टैंक है, ये समझते हैं कि चाइना जिस स्पीड के साथ फाइनेंशियल तरक्की कर रहा है उसको रोकना जरूरी है, वरना हमारी सोल सुपर पावर जो स्टेटस है दैट इज ऑन द लाइन। फिर उसके बाद देखें, मैं पहले अर्ज कर रहा था कि इजराइल की सपोर्ट बंद करना, मेरा ख्याल इजराइल एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा विदाउट द सपोर्ट ऑफ अमेरिका। तो और दूसरा लाजमो मलजूम है एक दूसरे के लिए। इस जंग के दौरान देखें, कुवैत ने हमारे इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स से कितने कितने हथियारों की खरीदारी की। कल की बात है, अल जजीरा ने कल रिपोर्ट किया है कि इस जंग से सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया है। नंबर 1 उसमें था अरामको, नंबर 2 ब्रिटिश पेट्रोलियम, नंबर 3 बोइंग और नंबर 4 नॉर्थरप ग्रूमन F-35 बनाने वाले। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो मैं इसको देखता हूं कि पूरी एक प्लानिंग के जरिए स्टेप बाय स्टेप चीजों को मूव किया जा रहा है। लेकिन इन आने वाले दिनों में मैं एक छोटी सी आखिरी मिसाल देना चाहूंगा। 4 साल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फरमाया था, प्रेसिडेंट ने, हम मैथ और इनोवेशन में पीछे जा रहे हैं। आज अगर देखा जाए, दुनिया MIT इंक्लूडिंग अमेरिका की वाइवी लीग स्कूलों में सिर्फ इंडियन और चाइनीज बच्चे हैं। 12 साल ओबामा साहब ने मेहनत करके इस कौम को नेशनल प्रोडक्ट गांजा दे दी है। अगर यहाँ के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, इनोवेशन नहीं करेंगे, रिगार्डलेस हाउ हार्ड द डोनाल्ड ट्रंप ट्राई, मैं इनको टीज करता हूं कई दफा, तुम्हारे बच्चे बीजिंग में जाके डोर डैश करते नजर आते हैं। तो मेरा ख्याल है, चाहे जिस तरीके से भी चाइना को कंटेन करने की कोशिश करें, इनोवेशन पे नहीं जाएंगे तो सारा चीजें डिक्लाइन में चले जाएंगे। डॉक्टर साहब, बड़ा सम माइट थिंक इट्स अ वेरी किताबी सवाल, बट वर्ल्ड ऑर्डर क्या नाकाम हो गया? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो है ये अब ज़रूरत आ ही गई है और ये होने जा रहा है। जी हाँ, नया वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त मौजूद पा रहा है। बिकॉज अगर आप मुख्तलिफ डोमेन्स देखें, जिसमें टेक्नोलॉजी की बात की साजिद ताड़ साहब ने, आउट ऑफ 65-58 में चाइना लीड कर रहा है। स्पेस में 2030 के अंदर चाइना लीड करेगा, और उसका जो डीडू सिस्टम है वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड भी है, लार्जेस्ट भी है। इसके साथ जितनी भी रिसर्च आ रही है वो कल तक अमेरिका में होती थी, मोर देन 50% इस वक्त चाइना में प्रोड्यूस हो रही है। इकोनॉमी की कंडीशन ये है कि मार्च के अंदर चाइना ने $85 बिलियन सरप्लस ट्रेड किया है, जबकि अमेरिका ने $61 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट उठाया है। तो मुख्तलिफ डोमेन्स के अंदर फिर तासुर है, आपका कल्चर है, वो जो अमेरिका का पॉपुलर कल्चर था वो भी मुझे इस वक्त डिक्लाइन होते नजर आ रहा है। और हमें फियर ये था, बजाते खुद मुझे फियर ये था
कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की एक्सेप्टेबिलिटी थी, कोको कोला, पेप्सी, मैकडोनल्ड, लिविंग स्टैंडर्ड और न्यूज़ और उनकी यूनिवर्सिटीज़, वो कहीं ख़त्म ना हो जाए इस जंग के मसले के अंदर, और वो तेज़ी से उस पर असर भी पड़ रहा था। ये जो फ्यूजन ऑफ सिविलाइजेशन, जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम रह रहे हैं ना, इसका खात्मा हो सकता था। आखिरी पॉइंट में आपके सामने ये रखूंगा, ये मेरी प्रेडिक्शन भी है। जो इस वक्त ईरान के रहबर हैं मुश्तबा खामनाई, वो आयतुल्लाह खामनाई अपने वालिद की तरह नहीं है। ये दुनिया को समझना चाहिए और अमेरिकन को समझना चाहिए। वो सिंथेसिस हैं आयतुल्लाह खुमैनी का और आयतुल्लाह खामनाई का। आयतुल्लाह खुमैनी सख्तगीर थे। अगर वो समझते थे कि कोई मामला गलत है तो उस पर फौरन फैसला करते थे। मिसाल के तौर पे वहां पे अगर आप देखें, वो जो हुकूमत में क्या प्रेसिडेंट का नाम मेरे जहन से निकल रहा है, जब उनके बारे में उन्हें पता चला कि वो सही नहीं कर रहे तो उनको उन्होंने फौरन फारिग कर दिया था। आयतुल्लाह खामनाई थोड़े से स्पेस देते थे, और यही वजह है कि प्रेसिडेंट खातमी को बहुत ज्यादा उन्होंने स्पेस भी दी। यहाँ तक कि खातमी ने इनकार किया था ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पैसे देने से, और अगर आज वो बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होता तो ईरान का सर्वाइवल भी मुश्किल होता। ये सिंथेसिस हैं, ये उस तरह बिहेव नहीं करेंगे, स्पेस नहीं देंगे। और यही वजह है कि जो उनका खत है, जब एमओयू के ऊपर दस्तखत हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं प्रेसिडेंट और उसकी टीम के कहने पे ये दस्तखत करो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है और इसकी जिम्मेदारी उन तक होगी, मैं दुआगू हूं कि ये कामयाब हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि एक चांस अगर आप देना चाहते हैं कि ईरान के अंदर तब्दीली आए, तो फिर इस एमओयू को कामयाब बनाना है, और अगर बनाएंगे तो फिर बात वहीं पे ठहरेगी। और मैं नहीं समझता कि अमेरिका अपने आप को ज्यादा देर पा रख पाएगा मिडिल ईस्ट के अंदर। हम सबकी यही दुआ है जी कि एमओयू जो है वो कामयाब होए, मेरा ख्याल है हो जाए, क्योंकि सिर्फ हमारी ये दुआ है, सवाए मेरा ख्याल है इजराइल के और इंडिया के, उनके अलावा पूरी दुनिया यही दुआ कर रही है कि ये जो है ये एमओयू कामयाब हो जाए। और खैर आने वाले दिनों में देखेंगे कि किस नहज पे जो है वो चीज़ें जाती हैं। क्या इसी तरह जिस तरह कहा जा रहा है मेसी सीज़ फायर है, इसी तरह चलेंगी, टॉक फाइट वाला जो मोडस ऑपरेंडा है उसी तरह चीज़ें चलेंगी? आने वाले दिनों में पता चलेगा। जनरल साहब, तार साहब और डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।